बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद एशियन मार्केट्स और टॉप गेनर्स और लूजर्स वगैरह की लिस्ट भी देख लेते हैं। एक बार शुरुआत करते हैं एफआईएस के डेटा से। तो फ्राइडे के सेशन में एफआईएस ने एक बार फिर सेलिंग करके मॉड को चेंज कर दिया। 1766 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं। 3162 करोड़ रुपए की डीआईज बाय करके गए हैं। तो डीआईज का अपना जो सेट पैटर्न है वो चल रहा है। एक बार देख लेते हैं एशियन बाजार, क्योंकि हमने देखा कि फ्राइडे का सेशन अमेरिकन मार्केट्स में कुछ हद तक रिबाउंड लेकर आया था। करीब 1% ऊपर बढ़कर बंद हुआ डाउ जोन्स। लेकिन एशियन मार्केट थोड़े से मिले जुले चल रहे हैं, जहां निकाई डाउन है करीब 2.5%, कोस्पी में 0.25% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं हैंसेंग में करीब 1.25% का उछाल, तो शंघाई में करीब 0.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में जो जापानीज़ मार्केट है निकाई, वहाँ पर गिरने की वजह यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से 26 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो लगातार 26 साल के हाई पर आ चुकी है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन 3% के पार जा रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंकाएं हैं और जापानीज़ मार्केट पर प्रेशर है। बढ़ते हैं कुछ टॉप गेनर्स और लूजर्स पर, जहां पर कि लिस्ट में देखें तो आज आईटीआई में करीब 10% का उछाल है। टीमलीज, पॉली मेडिकेयर, केटीके बैंक और एनबीसीसी, इन सभी शेयरों में 4.5 से 9% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो जो काउंटर आज लूजिंग साइड पर है उसमें पीडीएसएल करीब 4%, केशोराम इंडस्ट्रीज 4%, डीसीएम श्रीराम 4%, लॉयड्स करीब 3.5%, ऑर्किड फार्मा करीब 3.5% थे। कुछ एक शेयर्स जहां पर कि आज प्रेशर बना हुआ है। लेकिन भारत के मार्केट पर एक रिपोर्ट है सिटी की, जो सिटी की राय है, सिटी के एनालिस्ट की। वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अटकी है भारतीय बाजार की तेजी। और वो अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी फ़ायदा मिला है, उनका कहना है कि वो अन्य इमर्जिंग मार्केट्स को मिला है, इंडिया को नहीं मिला है। इसकी वजह से भी इंडियन मार्केट नहीं चल पा रहा है। दूसरा कि इमर्जिंग मार्केट के जितने भी बड़े निवेशक हैं या फंड मैनेजर्स हैं, वो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा अंडरवेट चल रहे हैं इंडियन मार्केट पर, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट नहीं चल रहा है। लेकिन उन्होंने अपने तर्क में ये भी कहा कि अगर कोई एक अच्छी ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया की हो जाती है तो सेंटीमेंट बदलने में वक्त नहीं लगेगा। इंडियन मार्केट ही सबसे ज़्यादा फंड एलोकेशन पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स हैं वो अंडरवेट हैं। तो जैसे ही जब उनको लगेगा कि अब ओवरवेट होने का समय आ गया इंडिया पर, तो काफ़ी पैसा इंडिया में आना तय है। तो ये एक अच्छी बात भी है और ख़राब बात अभी तक है। साथ ही उनका कहना है कि भारतीय सरकार ने जिस तरह के कुछ कदम उठाए हैं, जीएसटी का बेनिफिट दिया और साथ ही त्योहारी सीज़न के लिए इनकम टैक्स और वो सारी जो रिबिट्स वगैरह दी हैं, तो उसका एक फ़ायदा मिला है और नतीजे भी भारत के पक्ष में ही रहे हैं। अभी तक जो Q2 के नतीजे आए वो नतीजे भारत के पक्ष में रहे हैं। सनी सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सभी स्टेटमेंट्स को? आपने सुना होगा इन सभी से कि इन फाइनली अगर अंडरवेट रेटिंग है हमारी बहुत सारे इमर्जिंग फंड मैनेजर्स के बीच में, अगर ओवरवेट होती है तो हम अच्छा फ्लो देख पाएंगे? या डेफिनेटली आई थिंक अगर आप एफआई की होल्डिंग भी देखेंगे तो मल्टी ईयर लो पे, इनफैक्ट डिकेडल लो पर है इंडियन मार्केट में। और मुझे लगता है कि इसका कारण ये भी है कि इंडियन मार्केट इज द ओनली मार्केट जहां एग्जिट का कोई दिक्कत नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, वेदर इज एन प्राइवेट इक्विटी फंड। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो है ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं। तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं 6-7 साल पहले जिन्होंने प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाया होगा, उन्हें इजीली एग्जिट मिल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी काफी बॉयंट है। और मुझे लगता है कि एफआई को भी एक इजी एग्जिट इंडियन मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक लिक्विडिटी के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट मैं कहना चाहूंगा, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एफआई की आउटफ्लो जारी है। बट अगेन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब अर्निंग्स यहाँ से बेहतर होने लग जाएगी, तो जो एक कंसर्न रहता है कि जो इंडियन मार्केट की जो वैल्यूएशन है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स या जो दूसरे डेवलप मार्केट है, उसके सामने थोड़ी सी एक्सपेंसिव या एट पार है। तो जब आप अर्निंग का सपोर्ट मिलने लग जाता है, तो ये जो नैरेटिव है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वो डाई डाउन होता है। तो मुझे लगता है कि अगर 13 से 15% की अर्निंग ग्रोथ हम आने वाले 6 से 8 क्वार्टर में हम कंसिस्टेंटली देखेंगे, तो डेफिनेटली मनी विल स्टार्ट कमिंग बैक टू इंडिया
एंड अगेन इंडिया शुड एक चीज हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया इज अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली उसका भी जो एडवांटेज है अर्निंग ग्रोथ पर आने वाले 3 से 5 सालों में कंसिस्टेंटली देखने मिलेगा। तो आई थिंक आई 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 मुझे भी लगता है कि एफआईआई डेफिनेटली इंडिया में जब अर्निंग ग्रोथ का जब विजिबिलिटी थोड़ी ठीक हो जाएगी और ग्लोबली सेंटीमेंट थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली अमंग द इमर्जिंग मार्केट बास्केट इंडिया कैन बी वन ऑफ द प्रिफर्ड बेट फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बिल्कुल ठीक है सर। रुपया भी काफ़ी नीचे आ गया है अब 90 के बिल्कुल 90 पर ही आ गया है। और अब ये थोड़ा सा कंसर्न शायद आरबीआई को भी होगा, सरकार को भी होगा, क्योंकि आपके करेंसी लगातार वीक हो रही है, विदेशी निवेशक जा रहा है। और आपको अभी तक ट्रेड डील पर आपके कॉमर्स मिनिस्टर बार बार बोलते हैं कि यहाँ से कॉमर्स मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ से ट्रंप बोलते हैं कि होने वाली है होने वाली है, और फाइनली हो नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न तो है, निवेशकों में डिसअपॉइंटमेंट है। और इस वीकेंड में तो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल देंगे, लेकिन कुछ भी बोले नहीं वो भी इंडिया पर। तो ये भी एक कंसर्न है। लेकिन यही एक उम्मीद भी है कि अचानक से ऐसा तो नहीं कि अनाउंस हो जाए किसी भी दिन। लेकिन सर एक चीज़ और जो कि इस मार्केट में इम्पॉर्टेंट है वो है अब भारत कनाडा का भी ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के प्रधानमंत्री G20 की समिट में मिले हैं और साइडलाइन पर उनकी बातचीत हुई है। और पीएम मोदी की जो बातचीत हुई है उसमें ये कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं कि दोनों देश 2030 तक अपने ट्रेड को 50 बिलियन तक ले जाने का टारगेट कर रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर $22 बिलियन का था। हालांकि कनाडा के साथ हमारे कुछ रिलेशन तब खटाई में आ गए थे जब जो कुछ वहाँ पर एक स्पेशल कम्युनिटी को लेकर जो इंडिया के खिलाफ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसको लेकर दोनों सरकारों में अनबन हो गई थी। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। सनी सर कैसे देख रहे हैं भारत कनाडा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ साथ तो काम कर ही रहा है, लेकिन दूसरे देशों के साथ भी काम कर रहा है। और ये ज़रूरत केवल हमारी नहीं है, ये ज़रूरत सबकी है। कनाडा भी ये कह रहा है कि 2035 तक उनको अपने ट्रेड को डबल करना है अपार्ट फ्रॉम अमेरिका। तो ऐसे में क्या कुछ माने इस पूरी ये सारे नैरेटिव जुड़ रहे हैं? ये डेफिनेटली आई थिंक एक जो ओवरऑल जो एक मैं कहूंगा कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज जिस तरह से यूएस का बिहेवियर रहा है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग टैरिफ ऑन मल्टीपल कंट्रीज, आई थिंक हर कंट्री अब देख रही है कि अपना जो एक्सपोर्ट का जो बास्केट है उसे मैं वाइडन करूं, उसे मैं डीरिस्क करूं यूएस के एक्सपोजर से। और उसी के चलते मुझे लगता है कि एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डू अ ट्रेड डील विद अदर कंट्री, सो दैट जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, जो एक्स्ट्रा जो अब जो यूएस में नहीं जा रहा है, जो कमोडिटी और सर्विसेज जो आप बना रहे हो वो आप दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करके डॉलर अर्न कर सको। तो आई थिंक डेफिनेटली एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज मानूंगा। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है उसे प्ले आउट होने में समय लगेगा, 1-2 साल यूजुअली लगते हैं जब आप नए कंट्री में फोरे करते हैं बिजनेस को लेकर। तो आई थिंक अगेन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव मानूंगा मैं कि जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स यूएस डी रिस्क हो रहा है, और हम जब बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ भी जब हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो दैट विल अगेन सॉलिडिफाई द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। बिल्कुल। ये कुछ एक कंपनीज़ हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। प्राइम फोकस हो गया, हाईटेक गियर हो गया, जिनका कि मेजर रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है। प्राइम फोकस का तो कनाडा से आता है। 65% रेवेन्यू प्राइम फोकस का कनाडा से आता है। हाईटेक गियर का ऑलमोस्ट 28% आता है। हिंदुजा ग्लोबल, डायनामिक टेक, अवंती फीड्स, इनका करीब 10% रेवेन्यू आता है। फिर एक्सिट किट्स, क्वेस्ट कॉर्प, पटेलिया, टेम्पको, प्राण, इन सभी के भी रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट 1 to 5% आते हैं। सर कोई एक चुनिंदा शेयर जो इस पूरी लिस्ट में से आप चुनना चाहें, जो आपको अच्छा लगता हो? विवेक की डायनामेटिक टेक करके जो कंपनी आपने सूची में दिखाई है, ये कंपनी हमें अच्छी लगती है। काफी अच्छा काम कर रही है। अगर आप डिफेंस एरोनॉटिक्स की बात करते हैं वहां तो ड्रोन के साइड में, हालांकि लॉन्ग टर्म कॉल रहेगी तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, बट मुझे लगता है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है तो काफी सारे नए सेक्टर भी इमर्ज होकर आएंगे इन टर्म्स ऑफ विनर। तो जो आज हम जो कंपनी सूची में नहीं देख रहे हैं, ऐसी कुछ कंपनीज को भी आगे जाकर बेनिफिट हो सकता है, नए सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। लेट्स सी ट्रेड डील की जब डिटेल सामने आएगी तब पता चलेगा कि कौन से सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। प्राइम फोकस बड़ा फोकस में रहा था। इसमें पीछे खबर भी आ रही थी कि कुछ बड़े निवेशकों ने इसमें माल खरीदा है। इसमें कुछ स्टोरी है आपके पास, क्यों खरीदा है, क्या चल रहा है इस कंपनी में?
आई थिंक अगर जिस तरह से अगर मुझे याद होगा विवेक जी, प्राइम फोकस प्रीडोमिनेंटली जो एनिमेशन का जो काम है उसके ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग का जो वर्क होता है उसमें फोकस करती है कंपनी। बेसिकली एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट आउटसोर्सिंग आर्म है। काफी सारे बड़े प्रोडक्शन मूवी या जो ओटीटी सीरीज के जो प्रोडक्शन हाउस है उनके लिए अगेन इट्स मोर ऑफ एन ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस की आपकी कोई अगर बड़ी फिल्म कोई प्रोडक्शन हाउस की लाइंड अप है और उसका कुछ काम इन्हें मिल जाए तो उसके चलते हम देखते हैं कि नंबर्स कुछ कुछ क्वार्टर में अच्छे रहते हैं। बट अगेन सिंस इट्स एन ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस थोड़ा नंबर लंपी रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बाकी स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं मैं ये अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बहुत डिटेल में मैंने कंपनी देखी नहीं है। ठीक है। अगली खबर सर, जो कि शायद देश की सबसे बड़ी खबर होती है, हर क्वार्टर में आती है, ये जीडीपी ग्रोथ का डेटा, और इस बार शुक्रवार को आएगा। अब Q2 जीडीपी ग्रोथ आंकड़े इस हफ्ते आएंगे और इसमें अगर देखें तो 7% के पार इस बार भी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। Q2 में करीब कुछ एस्टिमेट्स हैं जो कि 7.5% तक का एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। Q1 FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी। उससे पहले का एक बार जीडीपी ग्रोथ डेटा देख लेते हैं। Q4 25 में 7.4, तो लगातार ये तीसरा क्वार्टर होगा जब हम 7% के पार पहुंच जाएंगे। Q4 में भी हमने अच्छी ग्रोथ दिखाई, Q1 FY26 में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। अगर Q2 FY26 में हम 7.5 भी रहते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। अगर हम उससे पहले की ग्रोथ देखें तो थोड़ी सी स्लगिश हुई थी बीच में 2-3 क्वार्टर में, जहां पर कि Q2 FY25 में 5.4% भी आई थी। लेकिन लास्ट ईयर अगर आप Q4 24 में देखोगे, Q1 Q2 Q3 Q4, तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी, 8% के आसपास रही थी। सनी सर, अगर ये 7.5%, पहले तो मैं आपके एस्टीमेट ही पूछना चाहूँगा कि आपकी कंपनी के अगर कुछ एस्टीमेट्स हो तो जीडीपी को लेकर, और फिर अगर इस तरह के एस्टीमेट्स जो मार्केट में आ रहे हैं 7% के पार, तो क्या कुछ मार्केट कैसे प्रतिक्रिया कर देगा? विवेक जी माफ कीजिएगा, हम जीडीपी को लेकर हमारी रिसर्च टीम कोई एस्टिमेट नहीं बनाती है, तो हमारे तरफ से कोई एस्टिमेट नहीं रहेगा। बट अगर आप कंसेंसस की बात करें तो डेफिनेटली 7% के आसपास का जो जीडीपी का नंबर है मैं काफी हेल्दी नंबर मानूंगा। स्पेशली इन सिनारियो जहाँ ग्लोबली ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि इतने तेजी से ग्रो रही, इनफैक्ट बड़ी इकोनॉमी जो इतने तेजी से ग्रो नहीं हो रही है। ओनली एक जो कंसर्न मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन के जो नंबर है काफी सबड्यूड आ रहे हैं। तो अगर आप जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो वो नंबर कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा। तो जब आप 7.5% रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगी और जब आपका इन्फ्लेशन का नंबर 1.5-2% रहेगा तो कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का नंबर इम्पैक्ट हो सकता है। और उसी के चलते हम यूजुअली देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन या आपका फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सब उसी से लिंक होता है। तो दैट इज अ स्लाइटली एन एरिया ऑफ कंसर्न। बट ठीक है, लास्ट ईयर हाई बेस था इन्फ्लेशन में, इसलिए ये साल इन्फ्लेशन के नंबर भी थोड़े सबड्यूड आ रहे हैं। आई थिंक बाय द टाइम वी रीच फेब एंड मार्च ये नंबर नॉर्मलाइज हो जाएंगे 4-5% के आसपास। तो FY27 कैन बी ए नॉर्मलाइज ईयर इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो आई थिंक रियल जीडीपी ग्रोथ एनी नंबर क्लोजर टू 7% इज अ वेरी गुड नंबर, जो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव फीलर रहेगा मार्केट के परस्पेक्टिव से। सर, इस बार मानसून काफ़ी अच्छा रहा और ये माना जा रहा है कि फर्टिलाइज़र की डिमांड और जो एग्रोकेमिकल्स की डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही होगी। ऐसे में फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की जो प्राइजेस हैं उसमें भी थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में रिबाउंड देखने के लिए मिल रहा है। आप फर्टिलाइज़र शेयर जैसे रैलिस इंडिया हो गया, चंबल फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र, RCF, इनमें से किसी पर बैट लगाना चाहेंगे? विवेक जी, अमंग द फर्टिलाइजर प्ले मैं थोड़ी सी फ्रंटलाइन कंपनी के साथ ही रहना चाहूंगा। तो वन इज कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां में कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ हमने देखी है हिस्टोरिकली, और हमें लगता है कि बीइंग अ मार्केट लीडर ऑन नॉन सब्सिडाइज पोर्टफोलियो कंपनी विल कंटिन्यू टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ गुड मॉनसून। इसके अलावा एक छोटी कंपनी है धानुका एग्रीटेक, जहां हमारी कवरेज भी है। तो हमें लगता है कि धानुका, हालांकि ये क्वार्टर में हमने एक वन ऑफ इम्पैक्ट देखा था, उसके चलते Q2 के नतीजे थोड़े कमजोर आए थे।
और उसी के चलते हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी हुआ है। तो हमें लगता है कि धानुका एग्री 1600 के प्राइस टारगेट से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और एक ट्रेड डील को लेकर एक स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, जो कि प्रीडोमिनेंटली चाइना के सप्लाई से भी इसका प्राइसिंग का इम्पैक्ट आता है। तो अगेन इट्स अ ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी। तो पीआई इंडस्ट्री शुड बी ऑन रडार। हालांकि ट्रेड डील के आसपास इसके ऊपर कॉल लेना चाहिए पीआई इंडस्ट्री में अगर किसी को एग्रोकेमिकल का प्ले करना है तो। बिल्कुल ठीक है। तो सर ने बता दिए हैं कि एग्रो केमिकल या फर्टिलाइज़र पर कहाँ पर आपको बैट लगानी है। तो ये पीआई इंडस्ट्री, धानुका एग्रीटेक और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसी कंपनीज हो गई हैं जहाँ पर कि आज आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। सर आज एक इम्पैक्ट एचएएल पर भी गिर रहा है, जो तेजस विमान में का क्रैश हुआ दुबई में, उसकी वजह से आज चूँकि एचएएल ही बनाती है विमान, तो उसका एक शेयर पर प्राइस पर इम्पैक्ट है। ये ज़्यादा बड़ा डेंट है सेंटीमेंट, या आज केवल सेंटीमेंटल डेंट है? आई थिंक विवेक जी, मैं इसे सेंटिमेंटल डेट मान के चलना चाहूंगा। हालांकि एयर शो में हुआ है तो डेफिनेटली एक इमेज खराब होती है एज अ कंट्री की प्रोडक्ट की। बट ठीक है, आई मीन ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनी एरोडायनामिक और डिफेंस इंडस्ट्री। तो आई थिंक मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल डेंट। हालांकि जो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी रोबस्ट है। तो मैं जो भी आज गिरावट है या फिर अगले 2-3 दिन में जब भी ये स्टॉक स्टेबलाइज होता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड करने का। ठीक है सर। सर मैं दुनिया की जीडीपी पर भी बात कर रहा था, इंडिया की जीडीपी पर भी बात कर रहा था। दुनिया की टॉप इकोनॉमी के जीडीपी एस्टीमेट्स भी देख लेते हैं जो कि आईएमएफ ने दिए हुए हैं। तो उनका मानना है कि इंडिया 2028 तक 5 ट्रिलियन को पार कर लेगा, 5.58 हो जाएगा। जर्मनी की इकोनॉमी को ऑफसेट कर देगा 5.25 की, उस समय उनकी जीडीपी एस्टीमेट्स हैं। तो क्या लगता है सर, इंडिया जिस रफ्तार से चल रहा है, इसको ट्रेड डील या किसी बड़ी कई सारी डील्स की ज़रूरत है तभी ये 5.58 तक आ पाएगा, या रफ्तार धीमी पड़ सकती है बीच में? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक एक्सपोर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ एन की ग्रोथ इंजिन फॉर एन एनी इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट तो आपको करना ही है, अल्टीमेटली डॉलर अर्न करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर। और बार बार अगर आपने भी पहले ध्यान दिया होगा कि कॉमर्स मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट जो है आगे जाके अच्छी तरह से ग्रो होगा, और उसके लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किए रहेगा, गवर्नमेंट विल डू इट प्रोएक्टिवली। तो आई थिंक एक्सपोर्ट विल बी, और एनी ट्रेड डील विल बी वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर फॉर एन एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स या कंपनीज। बट आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। और ऑब्वियसली जिस तरह से पहले भी कई बार ये आंकड़े सामने आए हैं कि इंडिया विल बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट जीडीपी नंबर बाय 2028-29। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप की जो रियल जीडीपी ग्रोथ 6-7% की रहती है, और उसमें अगर आप इन्फ्लेशन के आंकड़े जोड़ लेते हैं, तो आई थिंक 11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इंडिया के लिए अभी तो फिलहाल कोई मुश्किल की बात लगती नहीं है। ऑब्वियसली अगर ट्रेड डील में थोड़ा डिले होता है तो देन जीडीपी ग्रोथ कैन बी इम्पैक्टेड टू द ट्यून ऑफ मे बी 80 to 100 बेसिस पॉइंट टिल द टाइम ये ट्रेड डील कंक्लूड नहीं होती है। ठीक है। तो इंडिया को अभी आगे बढ़ने के लिए ट्रेड डील्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो डील अभी अनाउंस नहीं हुई है सो फार। तो वेट तो कर रहा है मार्केट, और बहुत एग्रेसिवली वेट कर रहा है अब। सर कुछ एक शेयर्स जिन पर कुछ खबरें रही हैं, इम्पैक्ट भी रहे हैं। भूटान में टाटा पावर 13,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कुछ करार साइन किया है, जिसमें कि 1125 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। कंपनीज में 1572 करोड़ रुपए के ट्रांचेस में डालने वाली है। प्रोजेक्ट को 2031 तक तैयार किया जाना है। टाटा पावर के लिए हालांकि ये वन ऑफ प्रोजेक्ट है सर, उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिस साइज़ की कंपनी है, लेकिन ओवरऑल टाटा पावर को आप कैसे देखते हैं सर, कंसीडरिंग दिस न्यूज़ ऑल्सो? अगर हम टाटा पावर की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट पॉजिटिव है। बट काफी लंबा गेस्टेशन पीरियड रहेगा ये प्रोजेक्ट का, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें समय भी लगता है काफी। और हमने हिस्टोरिकली देखा भी है, क्योंकि ड्यू टू नेचुरल
कैलामिटी कुछ ना कुछ वहाँ दिक्कतें होने के कारण थोड़े डिले भी हम देखते हैं यूजुअली हाइड्रो रिलेटेड पावर के कमिश्निंग में। अगर मैं वो प्रोजेक्ट के अलावा जनरल अगर हम टाटा पावर की बात करते हैं तो अगेन आई मीन वन ऑफ अ लीडिंग कंपनी एज फार एज द पावर सेक्टर इज कंसर्न, बट हमें लगता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 440-450 की है। तो कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड वन कैन अप्रोच टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर के साथ साथ सर परसिस्टेंट सिस्टम भी आज थोड़ा सा लाइमलाइट में है, क्योंकि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का एक इस्तीफ़ा आया। विक्रम तुलसियान सीनियर वीपी हैं। इस्तीफ़ा 21 नवंबर से ही लागू हो रहा है। इस्तीफ़ा निजी मामलों की वजह से दिया गया है। हालांकि आज आईटी निफ्टी में तेज़ी है और परसिस्टेंट सिस्टम भी इस खबर से ज़्यादा विचलित नहीं हुआ। लेकिन सर जिस तरह की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी रही है परसिस्टेंट सिस्टम, तो ऐसे में होता क्या है कि जो उनके टॉप मैनेजमेंट होते हैं, आप देखो कि पूरा आईटी बहुत शांत रहा, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम का शेयर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखा है पिछले कुछ महीनों में कह लीजिए या कुछ दिनों में भी कह लीजिए। इनफैक्ट जब इसके रिजल्ट्स का सीज़न आया था अक्टूबर से देखिए करीब करीब 4900 रुपये से ये शेयर 6200-6300 पहुँच चुका है, जबकि इतनी तेज़ी किसी और शेयर में नहीं मिली है। तो मैनेजमेंट पर निगाहें तो आना लाजमी है दूसरे मैनेजमेंट की, दूसरी कंपनियों की, कि ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है तो इसको तोड़ के इनका टॉप परफॉर्मिंग मैनेजमेंट अपनी टीम में ले आओ। क्या ये परसिस्टेंट सिस्टम के साथ रिस्क है या ये चलती रहेगी कंपनी? आई थिंक एक या दो रेजिग्नेशन से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम कंपनी के कामकाज पर देखते हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह से आपने शेयर प्राइस की बात की, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक है एंड ऑब्वियसली इट इज बैक बाय अर्निंग। तो अगर आप पिछले 3 साल की इनकी सेल्स इबिटा और पैट के अगर देखेंगे तो तकरीबन 25-30% रही है। काफी शानदार ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर करी है। अगर आप FY20 के प्रॉफिट नंबर देखते हैं तो 340 करोड़ का प्रॉफिट FY20 में था, जो कि बढ़कर 1400 करोड़ FY25 में हो गया है। और पिछले 2 क्वार्टर की अगर बात करते हैं जून और सितंबर की, तो इसमें ऑलरेडी हमने मोर देन 900 करोड़ का प्रॉफिट आते हुए देखा है कंपनी की ओर से। तो आई थिंक अगेन वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंपनी। आई थिंक इंडस्ट्री में रेजिग्नेशन और पोचिंग इज अ कॉमन फिनोमिनॉन अक्रॉस एनी सेक्टर। तो मैं इससे कोई बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज के तौर पर लेना नहीं चाहूंगा। ठीक है सर। तो इसमें अभी क्या करें सर? इसमें जो लोग पैसा बना चुके हैं वो बने रहें, या जिन लोगों को पैसा बनाने की इच्छा है इस शेयर से क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो और निवेश कर सकते हैं इन लेवल्स पर भी? आई थिंक जो जिन्होंने ये शेयर पहले से ले रखा है उन्होंने होल्ड करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि अब आईटी स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। एंड दैट इज प्योरली ऑन द होप कि एक बार एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होगी तो जो ग्रोथ एस्टिमेट है सभी आईटी कंपनी शायद एक अपवर्ड रिवीजन हम FY27 के लिए आते हुए देखेंगे। और उसी के चलते एक आईटी स्टॉक में रैली भी देख रहे हैं और एक अंडर ओनरशिप भी है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि जब एक अंडर ओन सेक्टर होता है और कैश फ्लो काफी रोबस्ट होते हैं ऐसे सेक्टर के, तो वहां जब लगता है कि स्ट्रीट को जब अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, सेक्टर विल बी अगेन बैक ऑन ग्रोथ पाथ, तब हम उसमें बाइंग स्मार्ट बाइंग होते हुए देखते हैं। रही नए इन्वेस्टर की बात की कि नए इन्वेस्टर ने पैसा लगाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है और थोड़ा वैल्यूएशन अब थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। मतलब अगर आप देखेंगे 1 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है और सालाना 1800-1900 करोड़ रुपए कमाती है, तो मोर देन 50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, मे बी बाय ऑन डे इज द राइट स्ट्रेटेजी फॉर एनी फ्रेश मनी डिप्लॉयमेंट एज फार एज परसिस्टेंट इज कंसर्न। सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, यहाँ पर राइट इशू आ रहा है 1500 करोड़ रुपए का। 26 नवंबर को बोर्ड बैठक होने जा रही है। कंपनी की मार्केट कैप करीब 4300 करोड़ रुपए है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 17% भी नहीं है, 16.72% है। ऐसे में ऑलमोस्ट एक बड़ी इक्विटी का डाइल्यूशन राइट इशू के जरिए होगा। ये शेयर किस तरह से परफॉर्म करेगा सर? सनी सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी, सॉरी म्यूट पे था मैं। अगर हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देखना होगा कि राइट इशू का जो पर्पस है वो क्या है प्रीडोमिनेंटली, वेदर इट इज अ ग्रोथ कैपिटल या वो जो पैसा जो रेज होगा उसका यूज डेट रिपेमेंट में जाएगा। तो दैट इज समथिंग विच वन नीड टू स्टडी। और अगर इसमें अगर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है 16% और
अनसब्सक्राइब पार्ट अगर प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जहां प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग शायद कंपनी में बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, तो लेट्स सी। आई थिंक थोड़ा सा पर्पस देखना होगा कि जो राइट इशू का जो पर्पस है वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट फिनेंशियल्स पर आने वाले कुछ समय में होगा। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी बड़ा डायल्यूशन रहेगा। 4300 करोड़ का मार्केट कैप और सामने 1500 करोड़ की फ्रेश इशुएंस, तो तकरीबन 40% का डायल्यूशन हम यहाँ होते हुए देखेंगे अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। लेट्स द मोर डिटेल, पूरी थोड़ी डिटेल सामने आने दीजिए, उसके बाद एक बेहतर कॉल लेने की क्षमता रहेगी कोई भी इन्वेस्टर के एससी को लेकर। बिल्कुल, अक्सर ये होता है कि सर राइट इशू पर की खबर से शेयर गिर जाता है, वो गिर भी गया है ये थोड़ा सा शेयर, और शायद पहले से ही इसीलिए गिर भी रहा है पिछले कुछ समय से। लेकिन बात यह है कि यही मेरा सवाल भी था, वैसे आपने पार्शली तो उत्तर दे ही दिया कि अगर प्रमोटर ने इसमें राइट इशू में अपना भी हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की तो यही एक पॉजिटिव भी बनेगा। उस समय स्ट्रीट क्या देखेगा, राइट इशू का प्राइस या प्रमोटर का बढ़ता हुआ हिस्सा? आई थिंक अगेन प्रमोटर का बढ़ता हुआ हिस्सा जो रहेगा वो एक काफी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि अगर कोई अनसब्सक्राइब पार्ट रहता है शेयर होल्डर के और से, और उसे प्रमोटर जब लैपअप करता है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मेजर होता है कि दिखाता है कि प्रमोटर इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट पंपिंग ऑफ फ्रेश मनी। और ये जब राइट इशू के थ्रू पैसा आता है तो ऑब्वियसली प्रमोटर का पर्सनल पैसा कंपनी में आता है, works as an positive, at least sentimentally from a company perspective। और रही मार्केट कैप की बात, तो पोस्ट डाइल्यूशन जो कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसे देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि जो पैसा आएगा कंपनी में उसके चलते क्या चेंजेस हम फिनेंशियल टर्म्स में कंपनी में होते हुए देखेंगे आने वाले 2-3 सालों में। सर मार्केट आजकल ऐसा हो गया कि उसको किसी खबर से शेयर की खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब अच्छी खबर आ जाए तो बुरी खबर आ जाए तो। आज मैं ऐसी कुछ खबर की बात करूंगा। शिल्पा मेडिकेयर, यूएस एफडीए से इनकी एक यूनिट का इंस्पेक्शन किया गया जिसमें कि 8 ऑब्जर्वेशन मिले हैं, फॉर्म 483 भी जारी किया गया। वहीं नैटको फार्मा को भी यूएस एफडीए की तरफ से उनको 7 ऑब्जर्वेशन मिले हैं उनकी 2 यूनिट के लिए, मनाली और चेन्नई यूनिट के लिए। एक शेयर 0.25% ऊपर है शिल्पा मेडिकेयर और नेटको फार्मा करीब 1% नीचे है। सर दोनों में क्या करें? आई थिंक अगेन दोनों ही स्टॉक की अगर आप चार्ट देखेंगे तो दोनों में ऑलरेडी एक करेक्शन हमने आते हुए देखा है। शायद उसी के चलते हमने कोई बहुत बड़ा निगेटिव रिएक्शन आज स्टॉक प्राइस में आते हुए नहीं देखा। एज ऑफ नाउ अगर मुझे दोनों में से कोई एक स्टॉक चुनना होगा तो मैं शिल्पा मेडिकेयर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि रिलेटिवली बेटर पोर्टफोलियो है और अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल भी देखते हैं तो शिल्पा मेडिकेयर में थोड़ा बेहतर नजर आता है। तो शिल्पा मेडिकेयर इज द वन स्टॉक विच आई वुड लाइक टू कीप ऑन रडार। हालांकि मैं इमीडिएटली बाय करने की सलाह नहीं दूंगा दोनों ही स्टॉक में। लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट रहेगा ये इंस्पेक्शन का इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। अगर मुझे कोई फार्मा से कोई कंपनी चूज करना होगा एट अ करंट जंक्चर तो आई विल बी मोर बुलिश ऑन कंपनीज लाइक लॉरस लैब, पिरामल फार्मा, जहां हमने देखा है कि काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ भी आई थी ये क्वार्टर में और आने वाले समय में आउटलुक भी काफी अच्छा है। तो आई थिंक जो फ्रंट लाइन कंपनी है जो रिलेटिवली बेहतर कर रही है ऐसी कंपनीज पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल भाई ये बताएं, ये निफ्टी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? निफ्टी आज इनसाइड बार है सर, फ्राइडे की रेंज के अंदर ही पूरा ट्रेड हो रहा है और आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कोई रेंज ब्रेकआउट आ जाएगा, और आता भी है तो प्रोबेबली एक बार रेंज ब्रेकडाउन आने की एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा है। 10 डे मूविंग एवरेज 26,018 के आसपास है, प्रीवियस स्विंग हाई भी वही था 26,010 पे। तो ये लेवल मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। इन लेवल्स के आसपास कहीं अगर मिलता है तो फिर एक बार के लिए बाइंग देखना स्टार्ट करूंगा, बट फिलहाल के लिए मैं हाथ रोक के रखा हूं क्योंकि फ्राइडे जिस हिसाब का रिएक्शन आया था मेरे को नहीं पसंद आया। या तो फ्राइडे का लो स्वीप करे विच इज एट 26,052 और 26,010 मेजर सपोर्ट है, इस जोन में कहीं रिजेक्शन बना तो मैं एक बार बाइंग के लिए कोशिश करूंगा। जब तक ये लेवल आके स्वीप नहीं होता है तब तक मैं मतलब हाथ रोक के चलूंगा। नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग
इंडेक्स एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 59,150 के ऊपर टिक रहा है। अगर ये टिका रहता है तो फिर 1 से 2 सेशन में ये नया ऑल टाइम हाई के लिए बढ़ेगा और फिर निफ्टी को भी खींच लेगा। तो बैंक निफ्टी में क्लोजली वॉच कर रहा हूं, अगर यहाँ पे कुछ बना बढ़िया तो फिर पहले बैंक निफ्टी लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है सनी भाई, आपसे लास्ट सवाल। ये नुवामा वेल्थ म्यूचुअल फंड्स बिजनेस में उतरने की शायद तैयारी कर रहा है, इसीलिए इन्होंने म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का गठन किया है। एक समय होता था सर जब बुल रन में इस तरह की खबर आती थी तो काउंटर 10% चलता था। आज काउंटर पर को शायद ऐसा लग रहा है देख के कि पता भी नहीं है कि ऐसी कोई खबर आई है। ये खबर कितनी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है इस काउंटर के लिए? या डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव रहेगी, बट अगेन लॉन्ग टर्म मतलब काफी समय लगेगा, क्योंकि यूजुअली कंपनीज जब तक 50,000 या 1 लाख करोड़ की एयूएम पर जब तक नहीं पहुंच जाती है तब तक कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल अर्निंग में कंट्रीब्यूशन आते हुए नहीं दिखता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पैट लेवल पर, अगर आप ओवरऑल कोई भी एएमसी कंपनीज को देखते हैं तो मोटा मोटी 30 to 35 बेसिस पॉइंट का अर्निंग कंट्रीब्यूशन आता है। तो अगर आप 1 लाख करोड़ का यूएम पर पहुंच जाओगे तो 300 साढ़े 300 करोड़ का प्रॉफिट वो बिजनेस जनरेट कर पाएगा। एंड अगेन इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी, ऐसा नहीं है कि एक साल में हो जाएगा। 2-3 साल तो कम से कम कोई भी एएमसी कंपनीज को लगते हैं लाख करोड़ के एयूएम पर पहुंचने के लिए। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अर्निंग स्टेबिलिटी दिखेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट का देखेंगे तो ट्रांजैक्शन ड्रिवन भी होता है, और जब उसमें एक म्यूचुअल फंड के से आने वाली जो आय है उसमें एक स्टेबिलिटी दिखती है तो एक अर्निंग मल्टीपल में री रेटिंग होने की भी उम्मीद रहती है। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म में मैं इसे न्यूट्रल मानकर चलूंगा।